वेलकम टू यूट्यूब चैनल रविंद्र सर ग्वालियर। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अध्याय 1 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, पुष्प की संरचना का नामांकन चित्र। पुष्प की संरचना। आवृतबीजी पौधों को विशिष्ट लक्षण उसमें पुष्पों का उत्पन्न होना है। एक पुष्प के 4 चक्र पाए जाते हैं। नंबर 1 बाह्य दलपुंज, नंबर 2 दलपुंज, नंबर 3 पुमंग, नंबर 4 जायांग। बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज सहायक चक्र कहलाते हैं, जबकि पुमंग और जायांग आपसक चक्र कहलाते हैं। क्योंकि पुंकेसर पानी, पुमंग और जायांग प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें आपसक चक्र कहा जाता है। बाहरी दलपुंज। यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है, जो अधिकांश हरे रंग का होता है। बाह्य दलपुंज अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। नंबर 2 दलपुंज। यह पुष्प का दूसरा चक्र है, जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य परागण में कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने की होता है। नंबर 3 पुमंग। पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र है। यह एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। एक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। एक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 परागकोश, नंबर 2 पुतंतु। जायांग। यह पुष्प का चौथा व आखिरी चक्र है। यह पुष्प का मादा भाग होता है। जायांग एक या एक से अधिक स्त्री केसरों से मिलकर बने होते हैं। इनके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 वर्तिकाग्र, नंबर 2 वर्तिका, नंबर 3 अंडाशय। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। आवृतबीजी पौधों में पुष्प उसका लैंगिक अंग होता है। पुष्पों में नर जननांगों के रूप में पुंकेसर तथा मादा जननांग के रूप में स्त्री केसर का निर्माण होता है। पुंकेसर व जायांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्रमशः परागकण व महाबीजाणु का निर्माण होता है। परागकण से नर युग्मित केदभिद एवं महाबीजाणु से मादा युग्म कोदभिद का निर्माण होता है। नर युग्म कोदभिद से नर युग्मक बनता है। मादा युग्म कोदभिद में अंडकोशिका बनती है। नर युग्म एवं अंडकोशिका के संयुग्मन से संयुग्मनज बनता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज युक्त बीजांड को बीज कहते हैं। बीज के अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। ये सभी घटनाएं क्रमिक रूप से 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती हैं। नंबर 1 निषेचन पूर्व घटना, नंबर 2 निषेचन, नंबर 2 निषेचन पश्च घटना। पुमंग। पुमंग पुष्प का नर जननांग है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर या लघु बीजाणु वर्ण कहते हैं। आवृतबीजी पुष्पों को परागकोश 2 यानी के पालियों वाला होता है, अतः आवृतबीजी परागकोश द्विपालित संरचना है। प्रत्येक परागकोश पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इन्हें परागकोट या सह बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानियों के अंदर परागकण व लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। परागकोश की संरचना। एक परागकोश द्विपालित होता है। प्रत्येक में 2 कोष्ठ होता है। पूर्ण परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है। इसके चारों कोनों पर एक लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणुओं अर्थात परागण का निर्माण होता है। यह लघु बीजाणुधानी का नामांकन चित्र। लघु बीजाणुधानी संरचना। लघु बीजाणुधानी निम्नलिखित 4 परतों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 बाहरी त्वचा। यह सबसे बाहरी एक परत चपटी सतह है। नंबर 2 अंतःस्थिसीयम। यह दूसरी एक परतीय होती है। ये परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। नंबर 3 मध्य परत। यह परत 3 से 5 स्तरीय होती है। नंबर 4 टेपिटम। ये पिरामिड आकार की एक स्त्रिप परत है। नामांकन चित्र। टेपिटम के कार्य। यह विकसित हो रहे लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। नंबर 2 यह
परागकीट का निर्माण भी करता है। नंबर 3, टेपिटम एक स्पोरोपालिनिन नामक यानी कि प्रोटीन स्थापित करता है जो परागकण को वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी आदि से सुरक्षित रखता है। नंबर 4, यह यानी कि फैलिस एंजाइम का स्त्रावरण करके लघु बीजाणु के स्फुटन में सहायक होता है। लघु बीजाणुधानी जनन। लघु बीजाणुधानी के परिपक्व होने पर नंबर 1, बीजाणु जनन ऊतक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है जिससे प्राप्त प्रत्येक एंड के दीर्घुणित कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके चारों लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं। नंबर 3, चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चषक कहते हैं। नंबर 4, यही चषक परिपक्व होकर अलग अलग हो जाते हैं और 4 एन के परागकणों का निर्माण करते हैं। परागकोश का स्फुटन का नामांकन चित्र। परागकोश में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं। बाह्यता स्तर अथा अंता यानी के स्तर, मध्य स्तर व टेपिटमा। परागकोश के परिपक्व होने पर मध्य स्तर व टेपिटम नष्ट हो जाते हैं। स्टोपियम वाले स्थान पर अंता स्तर यानी कि पतली होती है। स्टोबियम स्थान पर उपस्थित अथा स्तर की कोशिकाएं जल हानि करके सिकुड़ जाती हैं जिससे बाह्य स्तर पर तनाव बढ़ता है और परागकोश से स्टोमियम स्थान में फट जाती हैं जिसमें परागकोश से परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। नर एगमो कोदभिद का विकास का नामांकन चित्र। परागकण की संरचना का नामांकन चित्र। परागकण की संरचना। परागकण नर एगम कोदभिद की प्रथम कोशिका होती है। परागकण एक अगुणित कोशिका होती है। इसमें 2 भित्तियां पाई जाती हैं। परागकण की संरचना। परागकण नर एगम कोदभिद की प्रथम कोशिका होती है। परागकण एक अगुणित कोशिका होती है। इसमें 2 एन की भित्तियां पाई जाती हैं। नंबर 1, बाहरी भित्ति बाह्यचोल। नंबर 2, आंतरिक भित्ति अंताचोल। बाह्यचोल एक अत्यधिक प्रतिरोधक बसीय पदार्थ स्पोरोपालिनिन से मिलकर बना होता है। स्पोरोपालिनिन पर किसी भी ताप, अम्ल, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि परागकणों का जैविक अपघटन नहीं होता है। अंताचोल पेप्टो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अंताचोल से ही पराग नलियाँ का निर्माण होते हैं। परागकणों का परागकोश में मिलकर निकलने से पहले इनके केंद्रक में विभाजन हो जाता है और 2 केंद्रक का निर्माण होता है। नंबर 1, वर्धी केंद्रक। नंबर 2, जनन केंद्रक। फिर इनके कोशिका द्रव का विभाजन होता है और वर्धी कोशिका और जनन कोशिका बनती है। बाह्यचोल में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं जिससे इनके पराग नलियाँ निकलती हैं। दीर्घकोश की अवस्था में परागकण में मुक्त होते हैं और परागकण की क्रिया द्वारा मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुँचकर परागकण का अंकुरण होता है तथा परागकण के जनन छिद्र के माध्यम से अंताचोल द्वारा पराग नलियाँ का निर्माण होता है। जनन कोश का पराग नलियों के माध्यम में बीजांड में पहुँचता है। जनन कोश का पराग नलियाँ रास्ते में ही समसूत्री द्वारा विभाजित होकर 2 नर युग्मक का निर्माण करती हैं। जायांग पुष्प का मादा भाग होता है। कहते हैं प्रत्येक स्त्री के शरीर में 3 संरचना होती है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। स्त्री केसर का शीर्ष भाग वर्तिकाग्र तथा आकार भाग अंडाशय कहलाता है। वर्तिका और अंडाशय को जोड़ने वाली नली को वर्तिका कहते हैं। बीजांड की संरचना का नामांकन चित्र। प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं। बीजांड 1 या 2 आवरणों द्वारा घिरा होता है। बाहरी आवरण को बाहरी अध्यावरण तथा आंतरिक आवरण को अंता अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण बीजांड के एक स्थान पर अपूर्ण होता है, बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड का बाह्य भाग जहाँ से अध्यावरण निकलता है यानी कि निभाग कहलाता है, जो हमेशा बीजांड दर के विपरीत दिशा में होता है। बीजांड के अंदर मृदुतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसे बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय के मध्य से एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं यानी कि
निभाग की तरफ से होती हैं, जिसे प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। भ्रूण कोश के मध्य में दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। तीन कोशिकाएं प्रायः बीजांड द्वार की तरफ होती हैं, जिनमें से मध्य कोशिका के अंड कोशिका तथा अलग अलग की कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं। बीजांड का परिवर्धन व गुरु बीजाणु धनन का नामांकन चित्र। बीजांड तथा भ्रूण कोश की परिवर्तन की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड काय में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से एक अर्ध स्त्रिप कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा तथा केंद्रक बड़ा हो जाता है। इसे प्रपशु कोशिका कहते हैं। प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे बाहर की तरफ एक प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण होता है तथा भीतर की तरफ बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे चारों आगुणित गुरु बीजाणु धानु का निर्माण होता है। इनमें से तीन आगुणित गुरु बीजाणु जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। एक गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है। क्रियाशील बीजाणु ही भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद में परिवर्धित होता है। भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास का नामांकन चित्र। क्रियाशील गुरु यानी कि बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्राथमिक कोशिका है। यह गुरु बीजाणु वृद्धि कर बीजांड का अधिकांश भाग घेर लेता है। इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक में यानी कि विभाजित हो जाता है और दोनों केंद्रक ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं। पुनः इन केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है और 2 से 4 केंद्रक बन जाते हैं। पुनः चारों केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है और 8 केंद्रक का निर्माण होता है। इसमें से 4 केंद्रक निभाग तथा 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर स्थित होते हैं। 3 केंद्रक जो निभाग की ओर स्थित होते हैं, कोशिका का द्रव का विभाजन करके प्रतिमुख कोशिका कहलाते हैं। 3 केंद्रक जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होते हैं, कोशिका द्रव का विभाजन करके मध्य की कोशिका अंड कोशिका या मादा युग्मक कहलाती है तथा अगल बगल की कोशिका सहायक कोशिका कहलाती है। ध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीय केंद्रक परिपक्व भ्रूण कोश व 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होती है। परागण परागण परागणों परागण परागण परागकणों का परिपक्व परागकोश से मिलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागण के प्रकार नंबर 1 स्वयं परागण, नंबर 2 पर परागण। स्वयं परागण नंबर 1 स्वयं परागण जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण मिलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो स्वयं परागण कहते हैं। स्वयं परागण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वयं युग्म परागण, नंबर 2 सजात पुष्पी परागण। स्वयं युग्म परागण जब यानी कि परागकण किसी पुष्प से निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को स्वयुग्म कहते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल मटर, टमाटर आदि। सजात पूर्वी पुष्पी परागण जब किसी पुष्प के परागण उसी पौधों के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। उदाहरण मक्का। स्वयं परागण के लाभ नंबर 1 स्वयं परागण की प्रक्रिया निश्चित होती है। नंबर 2 स्वयं परागण से उत्पन्न बीज शुद्ध क्रम वाले होते हैं। स्वयं परागण की हानियाँ नंबर 1 स्वयं परागण से उत्पन्न पौधे में विभिन्नताएं नहीं आती हैं। नंबर 3 स्वयं परागण से उत्पन्न पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है। नंबर 2 पर परागण इस क्रिया में एक पुष्प के परागण उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। पर परागण की विधियां परागकणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। इन साधनों को कर्मक कहते हैं। एक कर्मक मुख्यतः 5 प्रकार के हो सकते हैं। जल द्वारा परागण जब यानी कि परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है तो उसे जल द्वारा परागण कहते हैं। एग्जाम्पल बेलिसनेरिया। वायु द्वारा परागण
जब परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती है तो उसे वायु द्वारा परागण कहते हैं। एग्जाम्पल मक्का, गेहूँ आदि। कीट द्वारा परागण, जब परागण की क्रिया कीट द्वारा होती है तो उसे कीट परागण कहते हैं। एग्जाम्पल मधुमक्खी, तितली आदि। पक्षी द्वारा परागण, जब परागण की क्रिया पक्षी द्वारा होती है तो उसे पक्षी परागण कहते हैं। एग्जाम्पल बिग्नो, निपा। चमगादड़ द्वारा परागण, जब परागण की क्रिया चमगादड़ द्वारा होती है तो उसे चमगादड़ द्वारा परागण कहते हैं। पर परागण के लाभ। नंबर 1, पर परागण द्वारा उत्पन्न बीज बड़े, स्वस्थ व अच्छी नस्ल वाले होते हैं। नंबर 2, पर परागण में बनने वाले फल बड़े व स्वादिष्ट होते हैं। पर परागण से हानियाँ। नंबर 1, अशिटाक परागकणों का व्यर्थ हो जाना। नंबर 2, इसमें सदैव साधन की आवश्यकता होती है। कृत्रिम संकरण, मनुष्य द्वारा दो अलग अलग पौधों के लक्षणों को लेकर सर्वश्रेष्ठ लक्षणों वाले पौधों को बनाया जाता है। कृत्रिम संकरण के दो आवश्यक प्रक्रम होते हैं, विपोषण और थैलीकरण। विपोषण द्विलिंगी पुष्प में कलिका अवस्था में ही चिमटी की सहायता से उसे पुष्प के परागकोश को निकाल देना विपोषण कहलाता है। विपोषण की प्रक्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में अपनाई जाती है। थैलीकरण, इस प्रक्रिया में बंधिताकृत पुष्प के वर्तिकाग्र को छिद्रित यानी कि थैली से ढक देते हैं। इसमें अन्य पुष्प के परागकण इसमें नहीं पहुंच पाते। पुष्प के परिपक्व हो जाने पर शैली को हटा दिया जाता है, इसे ही थैलीकरण कहते हैं। निषेचन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। पुष्पीय पौधों में आंतरिक निषेचन होता है। परागकणों का अंकुरण एवं परागनलिका का निर्माण। परागकण का नामांकन चित्र। जब परागकण संगत के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इनका अंकुरण होता है और परागनलिका का निर्माण होता है। ये परागनलियाँ आगे बढ़ती हुई बीजांड में प्रवेश करती हैं। परागनलिका के रास्ते में ही जनन कोश का विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण करती हैं। बीजांड में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश में ही अंडकोश का या यानी कि मादा युग्मक पाया जाता है। परागनन की नलिका का भ्रूण यानी कि कोश में प्रवेश यानी कि परागनलिका मुख्यतः 3 यानी कि स्थानों से बीजांड यानी कि भ्रूण कोश में प्रवेश कर सकती हैं। नंबर 2, निभाग द्वारा परागनलियाँ। नंबर 2, अध्यावरण द्वारा परागनलियों का प्रवेश। बीजांड द्वारा परागनलियाँ का प्रवेश। दोहरा निषेचन, नर जनन कोशिका में पराग यानी कि नलियों के अंदर ही समसूत्री विभाजन होता है जिससे दो नर युग्मक का निर्माण होता है। इनमें से एक नर युग्मक मादा युग्मक से क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करता है जो विकसित होकर भ्रूण बन जाता है तथा दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रक से क्रिया कर लेता है जिसे प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण होता है। यही बाद में भ्रूणकोश बन जाता है। इस यानी कि संपूर्ण क्रिया को ही दोहरा या निषेचन कहते हैं। निषेचन या त्रिसंलयन, दृ या बराबर दृ निषेचन। निषेचन पश्य घटनाएं। निषेचन के पश्चात निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। नंबर 1, भ्रूणकोश का विकास, भ्रूण एवं इसका विकास, बीज व फल का निर्माण। भ्रूणकोश। नंबर 1, जिस थैले जैसी संरचना में भ्रूण बनता है उसे भ्रूणकोश कहते हैं तथा भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाली त्रिगुणी कोशिका को भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश कोशिका यानी कि भ्रूणकोश, केंद्रीय भ्रूणकोश, हेलोबियल युग्म, भ्रूण एवं इसका विकास, द्विबीजपत्ति में भ्रूण का विकास, एक बीजपत्ति में भ्रूण का विकास, द्विबीजपत्ति में भ्रूण का विकास, अनुप्रस्थ विभाजन, अग्रस्थ विभाजन, उदत्त विभाजन, अनुग्रस्त विभाजन। युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका विभाग की ओर स्थित होती है जिसे अग्रस्त कोशिका तथा दूसरी कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है उसे आधारी कोशिका कहते हैं। अग्रस्त कोशिका में उदग्र विभाजन तथा आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अब अग्रस्त कोशिका में दो अग्र अनुप्रस्थ विभाजन तथा आधारी कोशिका में 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन होता है।
आधारी कोशिका में 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात प्राप्त संपूर्ण कोशिका को निलंबक कहते हैं। निलंबक एक की निचली कोशिका चुष्कांग तथा ऊपरी कोशिका स्फीतिका कहलाती है। अग्रस्थ कोशिका में 2 अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात प्राप्त कोशिकाओं में से स्फीतिका के पास उपस्थित कोशिकाओं को हाइपोबैसल तथा अग्रस्थ कोशिका के ऊपरी कोशिका के इसी बैसाल कहते हैं। नोट: द्विबीजपत्री की तरह ही एक बीजपत्री पादपों में भी भ्रूण का विकास होता है, परंतु एक बीजपत्री पादपों में केवल एक बीजपत्री का निर्माण होता है। बीज एवं फल का निर्माण। बीज का निर्माण द्विनिषेचन क्रिया के फल स्वरूप बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिससे फल स्वरूप बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीजांड के दोनों आवरण बीजावरण का निर्माण करते हैं। बीज पात्र या भ्रूणपोष में भोजन संचित हो जाता है, उससे पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है और भ्रूण चुपत में चला जाता है। इस प्रकार बीजावरण से घिरी संरचना को बीज कहते हैं। फल का निर्माण। फल एक परिपक्व अंडाशय है, जिसे समय बीज का निर्माण होता है, उसी समय अंडाशय फूलकर व रसीला बड़ा फल का निर्माण होता है। अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। जब फल के निर्माण में केवल अंडाशय भाग लेता है तो इस प्रकार का फल को सत फल कहते हैं। जैसे आम। निषेचन के बाद पुष्प चक्रों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। बाहरी दलपुंज अलग हो जाते हैं तथा कुछ पौधों के फलों में लगे रहते हैं। दलपुंज सूख कर निकल जाते हैं। जायांग स्त्री केसर के बर्त का सूख जाते हैं तथा अंडाशय फल एवं बीजांड बीज का निर्माण करते हैं। पुमंग भी सूख कर नष्ट हो जाता है। अनिषेक जनन या फलन। वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही फल का विकास हो जाता है अनिषेक जनन या अनिषेक फलन कहलाता है। इसी प्रकार से बने फल में बीज नहीं होता है, जैसे अंगूर, केला आदि। असंग जनन जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है असंग जनन कहलाता है। इसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होगा और ना ही भ्रूण का निर्माण, जैसे आलू, गन्ना। बहुभ्रूणता। जायगोट कई विभाजनों के द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करते हैं। इसके फलस्वरूप अनेक बीजों का निर्माण होता है, जिसे बहुभ्रूणता कहते हैं, जैसे संतरा, नींबू।